तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर से आपका क्लास पॉइंट बोर्ड में आपका स्वागत है। और हम जो अगले बार जो बच्चे लोग के साथ में बताए थे जल संसाधन, तो उसके बाद जो पॉइंट है वो है हमारा जल संसाधन का वितरण। जल संसाधन का वितरण मतलब किस किस भागों में वो बटा हुआ है, आज उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्या, पॉइंट बोर्ड, पॉइंट बोर्ड, ठीक है ना। तो चलिए आगे क्लास को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जल संसाधन का वितरण क्या है, कैसे इसको लिखेंगे और कैसे समझेंगे उसको देखते हैं, है ना। कॉपी किताब निकाल लीजिए और बुक में भी हम जो पॉइंट जितना है सबको समझाएंगे, बुक में टिक लगाते जाइएगा और आसानी होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है जल संसाधन का वितरण। जल जो संसाधन है मेरे लिए, हम तो पढ़ रहे हैं क्या, भारत संसाधन एवं उपयोग, इसी का है जल संसाधन। जो कि खो को हम लोग खत्म कर चुके हैं, भूमि संसाधन, उसके बाद खो है जल संसाधन, है ना। इसी में पढ़ रहे हैं हम लोग जल संसाधन का वितरण, है ना। तो जल संसाधन के वितरण में हम लोग जो समझेंगे और उसको समझ के लिखेंगे कैसे, उसके बारे में हम लोग एक नोट्स टाइप का तैयार करके लाते हैं आप लोग के बीच, बहुत ही मेहनत करके, और देखते हैं कि कैसे इसको समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि विश्व स्तर पर देखा जाए तो अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में है ना। अधिकांश जल जो है कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध में। विश्व, पूरा विश्व मान के चलिए आप, ये पूरा विश्व है ना। ये पूरा विश्व में दक्षिणी गोलार्ध, जो हमारा ये ऊपर वाला उत्तर हो गया, नीचे वाला दक्षिण हो गया, इधर वाला पूरब और इधर वाला पश्चिम, है ना। तो दक्षिणी गोलार्ध मतलब कि इसको आधा बांट देंगे, इस मतलब कि पूरा विश्व को आधा बांट देंगे। उसके बाद जो नीचे आएगा इसी को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, है ना। और इसी में पूरा का पूरा क्या है, जल है ना। पूरा का पूरा जल है। दक्षिणी गोलार्ध में अधिकाधिक मात्रा में जल पाया जाता है ना। और जो उत्तर वाला गोलार्ध बचा उसमें भूमि है, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं जो नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध को बोलते हैं हम क्या, जल गोलार्ध। क्या बोलते हैं, जल गोलार्ध, है ना। और बाकी जो उत्तरी गोलार्ध बचा उसको बोलेंगे स्थल गोलार्ध। यानी यहाँ पढ़ेंगे हम आगे, इसीलिए इसे जल गोलार्ध कहते हैं और उत्तरी गोलार्ध को जो है कि स्थल गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है ना। जिस गोलार्ध में पानी की अधिकता ज्यादा है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे हम जल गोलार्ध। और जहाँ पे पानी की मात्रा कम है और स्थल ज्यादा उसको बोलेंगे स्थला गोलार्ध। क्या बोलेंगे, स्थल गोलार्ध, यहाँ पे लिखा होगा स्थल गोलार्ध, ठीक है। समझ आ रहा है ना। तो आगे जो है मेरा आगे है कि भारत में जल संसाधन का वितरण वो पर्याप्त है। जितना यहाँ पे जल संसाधन का पर्याप्त मात्रा चाहिए वो नहीं है, वो अपर्याप्त है, ठीक है ना। क्योंकि भारत में विश्व की लगभग 16% आबादी निवास करती है ना। पूरा विश्व मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे जितना भी लोग रहता है, मान के चलिए 100% लोग रहता है, उसमें से 16% लोग भारत में ही रहता है। ये पुराना आंकड़ा है, लेकिन नया आंकड़ा लीजिएगा तो वो है आपका क्या, 17%। कितना है, 17% जो है कि हमारा भारत में ही लोग वास करता रहता है ना, आबादी रहता है ना। तो उसके हिसाब से तो पानी भी चाहिए पीने के लिए ना। तो आगे देखिए क्या बोलता है कि और इस आबादी के लिए जल जो है ना, इस आबादी के लिए विश्व का लगभग 4% जल ही उपलब्ध है ना। सोचिए 16% 17% आदमी यहाँ निवास करता है, लेकिन उसको पीने के लिए कितना मिल रहा है, तो मात्र 4%, मात्र कितना, 4% मिल रहा है, जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही कम है ना। तो ये हो गया। आगे उपलब्ध है भारत में प्रति वर्ष 4000 घन किलोमीटर जल वर्षा से प्राप्त होता है। वर्षा से जो है कि प्रति वर्ष 4000 घन किलोमीटर जो है कि जल प्राप्त होता है भारत को, है ना, वर्षा से, ठीक है ना। आगे है कि और 6869 मतलब 6869 किलोमीटर जल भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होता है। हम बताते भूपृष्ठीय जल क्या होता है, भूमि के अंदर, है ना, भूमि के अंदर और भूमि के बाहर भी जो है उससे प्राप्त होता है क्या, जल। कितना, 6869 किलोमीटर तक का जल प्राप्त होता है। आगे है विश्व में सबसे अधिक भूमिगत जल निष्कर्षण भारत ही करता है। पूरा विश्व वर्ल्ड लेवल पे अगर आप बोलिएगा तो हमारा भारत ही एक ऐसा मात्र देश है जो कि सबसे अधिक जल का निष्कर्षण निकालता है पीने के लिए, यूज करने के लिए, हाँ। सबसे अधिक कौन निकालता है, तो हमारा भारत निकालता है पीने के लिए, यूज करने के लिए जल, ठीक है ना। इसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है, चीन है और अमेरिका। कौन है, चीन और अमेरिका। चीन हो गया दूसरे स्थान पर,
अमेरिका हो गया तीसरे स्थान पर, ठीक है ना। पानी का निष्कर्षण सब नदी में से उपयोग योग्य अगर जल भंडारण की क्षमता को अनुपातिक दृष्टि से देखा जाएगा तो ताप्ती नदी का जो है ना, ताप्ती नदी का स्थान प्रथम है ना, क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें 14.9 जो कि जल का प्रवाह होता है, लेकिन उपयोग जो होता है उसमें से 14.5 उपयोग ही हो जाता है। तो सबसे अगर जहाँ देखा जाए कि यूज करने की क्षमता की दृष्टि से तो ताप्ती नदी का सबसे पहला स्थान है, क्योंकि इसमें 14.9 निकलता ही है और 14.5 हम लोग उसका मतलब वहाँ के लोग यूज ही कर लेता है, ठीक है। आगे सिंधु में जो है कि 713 निकलता है, प्रवाह होता है जल सिंधु नदी में, लेकिन उसका उपयोग मात्र में 446 ही होता है, 460 नहीं 46 ही होता है, ठीक है। आगे है कि भूमिगत जल अब क्या, देखिए भूमिगत जल भारत के उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक जो कि हिमालयी नदियों के कारण मिट्टी से निर्मित हुआ है, यहाँ देश का जो है ना 42% जल पाया जाता है। पूरा देश का, भारत देश का पूरा 42% जल यही पाया जाता है। अकेले जो है कि उत्तर प्रदेश जो कि उसमें से 19% जल पाया जाता है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही जो है कि 19% जल पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब थोड़ा सा हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें देखेंगे जो कि पूछा जाता है। तो आप लोग को याद क्या रखना है, अगर मैं पूछ ले कि भारत पूरा विश्व में भारत में कितना प्रतिशत लोग जो है कि आता है, तो 16%। कितना प्रतिशत? 16% है ना। अभी 17 हो गया। फिर बोलेगा आपको कि पूरे विश्व में सर्वाधिक जल का निष्कर्षण कौन करता है, तो हमारा भारत करता है। कौन करता है? हमारा भारत करता है। बोलेगा कि दूसरा स्थान पे जो है कि कौन है जल का निष्कर्षण करने में, तो बोलिएगा चीन। तीसरा स्थान पे कौन है, तो अमेरिका बोलिएगा। क्या बोलेगा? अमेरिका बोलेगा, है ना। इसी तरह से और बोलेगा कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ की 19% अकेला वो जल का निष्कर्षण करता है, तो वो बोलिएगा उत्तर प्रदेश, यूपी, जो कि अभी महाकुंभ का मेला वहाँ पे लगा हुआ है, प्रयागराज, ठीक है ना। तो आगे है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा कि बोलेगा कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो आपको बोलना है 22 मार्च को विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को, है ना। अब भारत में भूमिगत जल 100% अगर निकलता है, समझ लीजिए 100% अगर निकलता है तो 8% पीने योग्य निकलता है पानी, उसमें पीने में यूज करता है। 12% उद्योग जो कल कारखाना होता है उसमें यूज होता है ना। और जो 80% बचा वो सिंचाई, खेत उसको पटाने वटाने में होता है, ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को जल संसाधन का वितरण एकदम सटीक से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर सटीक से समझ में आ गया तो इसको लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना। अब लिखते हैं उसके बाद फिर समझ देखते हैं। अगला पॉइंट मेरे पास जो आपका बुक में भी है और जो हम लिखे हैं वो है जल संसाधन का उपयोग, मतलब जल जो संसाधन है उसका उपयोग कैसे करेंगे, है ना, और कहाँ कहाँ होता है वो देखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं जल का, है ना, और हम भी समझा देते हैं। देखिए क्या है कि इसका उपयोग पेयजल, है ना, पेयजल होगा यहाँ पे, सॉरी, पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्यता, है ना, और मल मूत्र विसर्जन इत्यादि के लिए करते हैं, है ना। जल संसाधन का उपयोग करते हैं जो हम लोग पहला तो करते हैं क्या, पेयजल पीने के उपयोग में। दूसरा है क्या, घरेलू कार्य, बर्तन मंजना, खाना पीना, है ना, ये सब के लिए, ठीक। सिंचाई मतलब खेत का पटवन के लिए, सिंचाई मतलब खेत का पटवन के लिए भी यूज करते हैं। दूसरा उद्योग, है ना, जो कल कारखाना होता है उसके लिए भी हम प्रयोग करते हैं किसका, जल संसाधन का, ठीक है ना। आगे क्या कि दूसरा है क्या, अनेक कार्यों के लिए करते हैं, है ना, अनेक कार्यों के लिए क्या जाता है। अब दूसरा क्या है हमारे पास, वो है कि तथा जल विद्युत परमाणु संयंत्र शीतलन। अब देखिए शीतलन क्या होता है, जल विद्युत तो समझ रहे हैं कि जल से जो विद्युत बनेगा, जल संसाधन का उसका उपयोग हम वहाँ करेंगे, जल संसाधन का उपयोग वहाँ करेंगे ना जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक बनाएंगे, मतलब कि जिससे बिजली बनता है उसका यूज करेंगे, ठीक। आगे है क्या कि परमाणु संयंत्र शीतलन। देखिए अब कोई भी मशीन चलेगा वो हीट होगा, गर्म होगा, उसको ठंडाने के लिए कुआसा टाइप से जो फेंकते हैं उसको बोलते हैं शीतलन। क्या बोलते हैं? शीतलन, है ना। उसके लिए करेंगे। मत्स्य पालन, मछली को पालने के लिए करेंगे, है ना। जल कृषि मतलब जल में जो खेती होता है उसके लिए करेंगे, ठीक। आगे है क्या कि वानिकी
जल क्रीड़ा मतलब जल में जो कि खेल कूद होता है, जल क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेल कूद, खेल करना, ठीक है ना, जल क्रीड़ा के लिए करते हैं, जैसे कार्यों के लिए भी किया जाता है ना। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अगला क्या है, नोट याद रखना है कि नोट में देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। बोर्ड टाइप क्वेश्चन है कि किसी भी प्राणियों में जल का मात्रा 65% होता है। कहने का मतलब आपका अगर जो वजन 100 किलो है समथिंग, वैसे तो होगा नहीं किसी का, है ना, अगर जो 100 किलो होता है तो आपका जो है कि शरीर में 65% क्या है, 65 किलो पानी ही होगा, ये कन्फर्म है ना। तो किसी भी प्राणियों में, या फिर मनुष्य हो या फिर कोई गाय माल बकरी हो, उसमें कितना प्रतिशत, तो 65% क्या होता है, पानी, जल की मात्रा होता ही होता है, ठीक है ना। तथा पौधों में 65 से लेकर के 99% तक जल की मात्रा होता है ना। तो पूछेगा कि किसी भी प्राणियों में कितना प्रतिशत जल होता है, तो बोलिएगा 65%। कितना बोलिएगा, 65%। बोलेगा कि किसी भी पौधों से लेकर के वृक्ष तक में कितना पानी होता है, तो 65 से लेकर 99 तक, है ना। ये याद रखिएगा, बोर्ड टाइप क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछाता है, ठीक है ना। आगे अब देखिए क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना। क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना। नाम से ही समझिए क्या है, बहुत उद्देश्य के लिए, बहुत सारा उद्देश्य के लिए जो परियोजना बनाया जाएगा उसी को बोलेंगे बहुउद्देशीय परियोजना, जो बहुत सारा उद्देश्य के लिए परियोजना को बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे। हम जितना भी नोट्स यहाँ पे लिखते हैं वो आप लोग भी लिखिएगा और उसको बार बार पढ़िएगा, मतलब 1 से 2 बार पढ़िएगा, बार बार नहीं 1 से 2 बार पढ़िएगा, तो आपको कन्फर्म से कन्फर्म दिमाग में घुसेगा, कन्फर्म है ये बात, ठीक है ना, और समझ में भी आएगा। तो चलिए बहुउद्देशीय परियोजना देखते हैं। देखिए इस परियोजना पर विशेष बल दिया गया है भारत में, इस परियोजना पर, है ना। अब क्यों दिया गया उसको देखते हैं। इसमें जो है कि बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन, विद्युत उत्पादन परियोजना, मनोरंजन और जो है कि वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन, पर्यटन इत्यादि के लिए बनाया जाता है ना। ये परियोजना जो बनाया जाता है, ये कितना सारा चीज आया इसके लिए, इसीलिए इसका नाम क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना। बहुत सारा चीज आया, क्या क्या आया भाई, तो देखते क्या क्या आया। तो पहला जो आया बाढ़ नियंत्रण, जो कि हमारा भारत में बहुत सारा ऐसा राज्य है जहाँ पे बाढ़ बराबर आता था। सबसे उसमें सबसे ऊंचा नाम है कोसी नदी का, है ना। तो वो तो बाढ़ नियंत्रण के लिए मतलब कि एक पुल टाइप ये पुल बना दिया हम पहले से, इसमें अगर जब पानी बहेगा ऐसे करके, है ना, अगर जब पानी का अधिकता होगा तो डैम खोल देंगे, पानी का जब कम हुआ तो डैम को बंद कर देंगे, ठीक है ना। इसीलिए ये परियोजना बनाया जाता है बाढ़ नियंत्रण के लिए। दूसरा क्या है, मृदा अपरदन। अब बाढ़ जब आएगा, बहुत ज्यादा पानी बहेगा इधर उधर, उससे क्या होगा कि मिट्टी का भी चोरी होगा, है ना। उसके लिए विद्युत उत्पादन, बार बार आ रहा है विद्युत उत्पादन, है ना। ये पर्यटन मनोरंजन, मतलब कि घूमने फिरने के लिए आदमी जो आता है बाहर से उसके लिए, है ना, पर्यटन के लिए। वन्य जीव मतलब क्या, पानी में, जंगल में जो रहता है जीव जंतु, सॉरी पानी में, जंगल में, पानी में, उसके लिए भी ये चीज बनाया जाता है। संरक्षण, मत्स्य पालन के लिए, मछली को पालने के लिए, पर्यटन इत्यादि के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। आशा है कि समझ में आ रहा होगा। इसके लिए ये बनाया जाता है, इन सब के लिए, है ना, बनाया जाता है। इसे ही बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। आशा है कि समझ में आ गया बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। अगर कोई पूछ ले बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, तो हमको विश्वास है कि आप लोग बढ़िया से उसका जवाब दे दोगे, है ना। आगे देखिए कि जैसे हमें देखिए कौन कौन सा परियोजना, सोन परियोजना, दूसरा है गंडक परियोजना, है ना, तीसरा है कोसी परियोजना, है ना। ये सब मुख्य है जो कि एक ये सब परियोजना भारत को आगे बढ़ने में मदद करेगा। वो लिखे भी देखिए, जो भारत के बहुआयामी विकास में सहायक हो रहे हैं, मतलब आने वाले पीढ़ी में हमारा भारत इस सब के लिए आगे बढ़ेगा, आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगा इस सबसे, ठीक है ना। आगे है कि यहाँ पे देखिए नदियों में बांध लगने से, जो आदमी सब नदी में बांध लगाता है, लगने से नदियों का प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध होता है, मतलब जो बहने का स्थिति होता है वो रुक जाता है ना। जो पानी निरंतर बढ़ रहा है, अगर इसमें डायरेक्ट रोक देंगे, बांध लगा देंगे, तो क्या होगा, पानी का अवरुद्ध रुक जाएगा ना। तो उससे क्या होगा ना, अवरुद्ध होता है, जिससे कि तल पर जो है कि अवसादीकरण, मतलब जो आता है बह करके मलबा सब, वो सब हो जाता, रुक जाता है ना, तेज हो जाता है और ऊंचा होने लगता है, और उससे क्या होता है, बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होती है। और वो जो बाढ़ आती है उसमें बहुत सारा जान माल की जो है ना हानि होता है, बहुत सारा बह करके। सुने होंगे कि कोसी नदी में जब बाढ़ आता है तो क्या होता है कि जो कि गाय माल बकरी, घर द्वार,
है ना, सब फतवा सब बह जाता है, सब बह जाता है ना, कितना नुकसान होता है उसमें, है ना। अब उसी सब को बचाने के लिए जो है ना, इन्हीं की समस्याओं को बचाने के लिए जो है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ है, जो कि आपका नेक्स्ट पॉइंट वही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है ना। तो उसको लिखते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। अब जो ये पॉइंट है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये जो पॉइंट है नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसका क्या कारण है, क्या क्या ये कह रहा है, उसको देखते हैं, है ना। तो देखिए क्या कहता है कि पहला पॉइंट जो नर्मदा बचाओ आंदोलन का क्या है, वो है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन, ये क्या संगठन है, जैसे ग्रुप होता है ना, उसी तरह की ये संगठन है, सरकारी नहीं है, ये गैर सरकारी मतलब प्राइवेट है ना। तो ये क्या है, गैर सरकारी संगठन है ना। इस आंदोलन के नेता मेघा पाटकर है। बोलेगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेता कौन है, तो मेघा पाटकर। कौन है, मेघा पाटकर। ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, क्या पूछा गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेता कौन है, तो मेघा पाटकर। कौन है, मेघा पाटकर, है ना। तो आगे है कि यह आंदोलन वर्ष 1985 में गुजरात के नर्मदा नदी पर जो है कि सरदार सरोवर बांध का विरोध कर रहा था। ये नदी विरोध भी किया था, विरोध करने का कारण है इसका, है ना, वो कारण हम नीचे लिख के बताएंगे कि इस नदी का विरोध क्यों हुआ था, है ना। तो बोला जाएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन है, तो मेघा पाटकर। कौन है, मेघा पाटकर। और बोलेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो विरोध किया था वो कब किया था, तो 1985 में। कब किया था, 1985 में। अब ये क्यों किया था वो देखते हैं, है ना। तो देखिए कि इसमें उनके विरोध का मुख्य कारण क्या क्या था, है ना। इसका विरोध का जो मुख्य कारण है वो है इस बांध के अत्यधिक ऊंचाई के कारण मध्य प्रदेश, एमपी इसको बोलते हैं, एमपी, मध्य प्रदेश के लगभग 192 गांव डूबा क्षेत्र में आ गए। जो क्षेत्र पहले नहीं डूबता था वो अब डूबा क्षेत्र में आने लगा, है ना। किस कारण, तो जो कि ये नर्मदा जो बांध था, सॉरी ये जो बांध था, कौन सा बांध, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो बांध था वो जो है ना, मध्य प्रदेश में बहुत हाइट था, बहुत ऊंचा था, है ना। मध्य प्रदेश ज़्यादा ऊंचा होने के कारण, है ना, वहाँ पे जो आसपास का गांव 192 गांव था वो डूबा क्षेत्र में आने लगा था, इसीलिए लोग इसका विरोध करने लगा। अब और भी कारण है, सिर्फ डूबने से नहीं, अब डूबने के साथ साथ जो होता है, सिर्फ डूबने से ही नहीं, जो डूबने के साथ साथ जो होता है उसका भी कारण है कि क्या है कि घर गांव छोड़ने वाले लोग, अब जो बाढ़ आएगा, जो भी गांव में बाढ़ आया, 192 गांव में आया था ना, उसमें जिसमें आया वो तो स्वाभाविक अपना घर द्वार छोड़ के भागेगा जान बचाने के लिए, है ना। कि भागने तो डूब देवे भगवान को प्यारा में, ठीक है ना। तो भाग गया सब। अब जो भाग गया तो क्या हुआ कि घर गांव छोड़ने वाले लोगों को ना ही पर्याप्त मुआवजा मिल रहा था, उसको मुआवजा कोई नहीं, कुछ मुआवजा नहीं, क्योंकि पहले बता दिए गैर सरकारी है, कोई मुआवजा नहीं मिलता था, ठीक है ना। और ना ही इस परियोजना का कोई लाभ मिल पाता था, है ना। पता नहीं इस परियोजना में जो सब कुछ आ गया, जो डूबा फंसा उसको कुछ मुआवजा दे दे या फिर कोई मदद कर दे, वो कुछ नहीं इसमें मिलता था। इसीलिए इसका विरोध करने का दो कारण भी जाने। तीसरा कारण क्या है, जल जमाव से मिट्टी की लवणीकरण जैसी गंभीर समस्या भी उत्पन्न होती थी। लवणीकरण समस्या बहुत गंभीर होता है, जो कि पीने योग्य पानी नहीं होता, वो सब पानी हो जाता था, है ना। तो ये तीन कारण है जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था, है ना। क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था, है ना। क्यों कर रहा था, क्योंकि 192 गाँव क्या हो गया, डूबा क्षेत्र में आने लगा, जो पहले ठीक ठाक से चल रहा था, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि पानी पीने योग्य नहीं रहने लगा, है ना। और जो व्यक्ति अपने गाँव छोड़ के जाता था उसको जो है कि ना ही मुआवजा ना ही कोई मदद, कुछ नहीं मिलता था। ये सब कारण था इसका नर्मदा बचाओ आंदोलन का, क्या क्या कारण था और क्यों उसका विरोध किया और क्या इसका लाभ था वो हम बता दिए, है ना। तो अगला आप लिखते हैं, उसको समझाते हैं, ठीक। तो अगला पॉइंट लिख लिया हमने। अगला पॉइंट मेरे पास क्या है, देखिए अगला पॉइंट है जल संकट, ठीक है ना। इसके पहले हम जिस तरह समझे इस तरह इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो जल संकट क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए जल की अनुपलब्धता ही जल संकट के रूप में जाना जाता है। मतलब जहाँ पे जल का कमी होगा उसी को बोलेंगे जल संकट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जल संकट, ठीक है ना। अब देखिए पृथ्वी पर विशाल जल का भंडार है ना, होने के बावजूद भी, और फिर जो है नवीनीकरण होने के बावजूद भी जल जो है ना मिलना एक जटिल प्रक्रिया है। मतलब जल एक नवीनीकरण है, मतलब ये खत्म होने वाला चीज़ नहीं है, फिर भी ये मिलता बहुत कम है। मतलब इसका जटिल प्रक्रिया, जटिल समस्या है ना। तो जल एक बहुत बड़ा संकट के रूप में हमारे सामने आ रहा है, तो हमको जल का बहुत ही ज़्यादा संरक्षण करना चाहिए, ठीक है ना। आगे नोट में देखिए, स्वीडन के एक विशेषज्ञ मार्क के अनुसार प्रत्येक मतलब पर व्यक्ति को जो है कि एक दिन में 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। मतलब एक व्यक्ति को
1000 घन मीटर जल की आवश्यकता, मतलब कि 10,000 लीटर जल की आवश्यकता है एक व्यक्ति को एक दिन में, है ना। इससे कम अगर जल मिलता है कोई भी व्यक्ति को तो जल संकट कहलाएगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग को जल संकट भी समझ में आ गया होगा, है ना। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब ज़्यादा बढ़ाएं, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।